मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2024 का ये पहला मन की बात का कार्यक्रम अमृतकाल में एक नई उमंग है, नई तरंग है। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। इस साल हमारे संविधान 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद कि उसे जीवन दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान की मूल प्रति के तीसरे अध्याय में भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये बहुत दिलचस्प है कि तीसरे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। मैंने देश के लोगों से आग्रह किया कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाएं। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने श्रद्धा भाव से जुड़कर अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। मुझे कितने ही लोगों ने इससे जुड़ी तस्वीरें भेजी हैं, वीडियो भेजे हैं। ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, ये अभियान नहीं चाहिए, रुकना नहीं। सामूहिकता की यही शक्ति हमारे देश को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देखकर, जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदम ताल शुरू किया, तो सभी गर्व से भर उठे। महिला बैंड का मार देखकर, उनका जबरदस्त तालमेल देखकर देश विदेश में लोग झूम। इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे। हमने देखा कि जो झांकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भी करीब 1,500 बेटियों ने हिस्सा लिया। कई महिला कलाकार शंख, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे। DRDO ने जो झांकी निकाली, उसने भी सभी का ध्यान खींचा। उसमें दिखाया गया कि कैसे नारी शक्ति जल, थल, नभ, साइबर और स्पेस हर क्षेत्र में
देश की सुरक्षा करने, 21वीं सदी का भारत ऐसे ही विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही अर्जुन अवार्ड समारोह को भी देखा होगा। इसमें राष्ट्रपति भवन में देश के कई होनहार खिलाड़ियों और एथलीटों को सम्मानित किया। यहाँ भी जिस एक बात ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, वो थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बेटियां और उनकी लाइफ जर्नी। इस बार 13 विमेन एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन विमेन एथलीट्स ने अनेकों बड़े टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया और भारत का परचम लहराया। शारीरिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां इन साहसी और टैलेंटेड खिलाड़ियों के आगे टिक नहीं पाई। बदलते हुए भारत में हर क्षेत्र में हमारी बेटियां, देश की महिलाएं कमाल करके दिखा रही हैं। एक और क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की देश में संख्या भी बढ़ी है और उनके काम करने के दायरे का भी बहुत विस्तार हुआ। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में, खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। मुझे यूपी के बहराइच में स्थानीय चीजों के उपयोग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी निबिया बेगमपुर गांव की महिलाएं गाय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। इसी तरह ये महिलाएं अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी तैयार करती हैं। इन महिलाओं ने मिलकर उन्नति जैविक इकाई नाम का एक संगठन बनाया। ये संगठन बायो प्रोडक्ट्स को तैयार करने इन महिलाओं की मदद इनके द्वारा बनाए गए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज आसपास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय बढ़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम ऐसे देशवासियों के प्रयासों को सामने लाते हैं जो निस्वार्थ भावना के साथ समाज को, देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में 3 दिन पहले जब देश ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है, तो मन की बात में ऐसे लोगों की चर्चा स्वाभाविक है। इस बार भी ऐसे अनेकों देशवासियों को पद्म सम्मान दिया गया है, जिन्होंने जमीन से जुड़कर समाज में बड़े-बड़े बदलाव लाने का काम किया। इन इंस्पायरिंग लोगों की जीवन यात्रा के बारे में जानने को लेकर देश भर में बहुत उत्सुकता दिखी। मीडिया की हेडलाइन से दूर, अखबारों के फ्रंट पेज से दूर ये लोग बिना किसी लाइमलाइट समाज सेवा में जुटे। हमें इन लोगों के बारे में पहले शायद ही कुछ देखने सुनने को मिला है, लेकिन अब मुझे खुशी है कि पद्म सम्मान घोषित होने के बाद ऐसे लोगों की हर तरफ चर्चा होती है। लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं। पद्म पुरस्कार पाने वाले ये अधिकतर लोग अपने अपने क्षेत्र में काफी अनूठे काम कर रहे हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करवा रहा है, तो कोई
बेसहारों के लिए सिर पर छत का इंतजाम कर रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो हजारों पेड़ लगाकर प्रकृति संरक्षण के प्रयासों में जुटे हैं। एक ऐसे भी हैं जिन्होंने चावल की 650 से अधिक किस्मों के संरक्षण का काम किया। एक ऐसे भी हैं जो ड्रग्स और शराब की लत की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। कई लोग तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, विशेषकर नारी शक्ति के अभियान से लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। देशवासियों में इस बात को लेकर भी बहुत प्रसन्नता है कि सम्मान पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। ये महिलाएं जमीनी स्तर पर अपने कार्यों से समाज और देश को आगे ले जा रहे हैं। साथियों, पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसी का योगदान देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। इस बार सम्मान पाने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, थिएटर और भजन की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्राकृत, मालवी और लंबाड़ी भाषा में बहुत ही शानदार काम करने वालों को भी ये सम्मान दिया गया है। विदेश के भी कई लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके कार्यों से भारतीय संस्कृति और विरासत को नई ऊंचाई मिल रही है। इनमें फ्रांस, ताइवान, मैक्सिको और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। साथियों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले एक दशक में पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है। यही वजह है इस बार 2014 की तुलना में 28 गुना ज्यादा नॉमिनेशंस प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि पद्म सम्मान की प्रतिष्ठा, उसकी विश्वसनीयता, उसके प्रति सम्मान हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं पद्म सम्मान पाने वाले सभी लोगों को फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं हर जीवन का एक लक्ष्य होता है। हर कोई एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है। इसके लिए लोग पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हमने देखा है कि कोई समाज सेवा के माध्यम से, कोई सेना में भर्ती होकर, कोई अगली पीढ़ी को पढ़ाकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन साथियों, हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं, और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। हाल के वर्षों में देश में 1000 से अधिक लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर दिया। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। मैं उन परिवारों की भी सराहना करूंगा जिन्होंने अपने करीबियों की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। आज देश में बहुत से संगठन भी इस दिशा में बहुत प्रेरक प्रयास कर रहे हैं। कुछ संगठन लोगों को अंगदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं अंगदान करने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रही हैं। ऐसे प्रयासों से देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है और लोगों की जिंदगियां भी बच रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे भारत की एक ऐसी उपलब्धि साझा कर रहा हूं जिससे
मरीजों का जीवन आसान बनेगा, उनकी परेशानी कुछ कम होगी। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें इलाज के लिए आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी की चिकित्सा पद्धति से मदद मिलती है, लेकिन इनके मरीजों को तब समस्या होती है जब इसी पद्धति के किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों में बीमारी के नाम, इलाज और दवाइयों के लिए एक जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। हर चिकित्सक अपने तरीके से बीमारी का नाम और इलाज के तौर तरीके लिखता है। इससे दूसरे चिकित्सक के लिए समझ पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। दशकों से चली आ रही इस समस्या का भी अब समाधान खोज लिया गया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा से जुड़े डेटा और शब्दावली का वर्गीकरण किया। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मदद की। दोनों के प्रयासों से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में बीमारी और इलाज की जुड़ी शब्दावली की कोडिंग कर दी गई। इस कोडिंग की मदद से अब सभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या अपनी पर्ची पर एक जैसी भाषा लिखेंगे। इसका एक फायदा ये होगा कि अगर आप वो पर्ची लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को इसकी पूरी जानकारी उस पर्ची से ही मिल जाएगी। आपकी बीमारी, इलाज, कौन कौन सी दवाएं चली हैं, कब से इलाज चल रहा है, आपको किन चीजों से एलर्जी है, ये सब जानने में उस पर्ची से मदद मिलेगी। इसका एक और फायदा उन लोगों को होगा जो रिसर्च के काम से जुड़े हैं। दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को भी बीमारी, दवाएं और उसके प्रभाव की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिसर्च बढ़ने और कई वैज्ञानिकों के साथ साथ जुड़ने से ये चिकित्सा पद्धति और बेहतर परिणाम देगी और लोगों का इनके प्रति झुकाव बढ़ेगा। मुझे विश्वास है इन आयुष पद्धतियों से जुड़े हमारे चिकित्सक इस कोडिंग को जल्द से जल्द अपनाएंगे। मेरे साथियों, जब आयुष चिकित्सा पद्धति की बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने यानुंग जामो लोगों की भी तस्वीर आ रही है। सुश्री यानुंग अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और हर्बल औषधीय विशेषज्ञ। इन्होंने आदि जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए काफी काम किया। इस योगदान के लिए उन्हें इस बार पद्म सम्मान भी दिया गया। इसी तरह इस बार छत्तीसगढ़ के हेमचंद मांझी, उनको भी पद्म सम्मान मिला। वैद्यराज हेमचंद मांझी भी आयुष चिकित्सा पद्धति की मदद से लोगों का इलाज करते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में गरीब मरीजों की सेवा करते हुए उन्हें 5 दशक से ज्यादा का समय हो रहा है। हमारे देश में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन का जो खजाना छिपा है उसके संरक्षक में सुश्री यानुंग और हेमचंद जी जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के जरिए हमारा और आपका जो रिश्ता बना वो 1 दशक पुराना हो चुका है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो पूरे देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम। रेडियो की ताकत कितना बदलाव ला सकती है, इसकी एक अनूठी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीते करीब 7 वर्षों से यहाँ रेडियो पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोठ। नाम सुनकर आपको लग सकता है कि रेडियो और हाथी का भला क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यही तो रेडियो की खूबी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 4 केंद्र अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर
और रायगढ़ से हर शाम इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। ये जानकारी यहाँ के लोगों के बहुत काम आती है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है, वो सावधान हो जाते हैं। जिन रास्तों से हाथी गुजरते हैं, उधर जाने का खतरा टल जाता है। इससे जहां एक और हाथियों के झुंड से नुकसान की संभावना कम हो रही है, वहीं हाथियों के बारे में डेटा जुटाने में मदद मिलती है। इस डेटा के उपयोग से भविष्य में हाथियों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यहाँ हाथियों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाई जाए। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ की इस अनूठी पहल और इसके अनुभवों का लाभ देश के दूसरे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी उठा सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी 25 जनवरी हम सभी ने नेशनल वोटर्स डे मनाया। ये हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक अहम दिन है। आज देश में करीब 96 करोड़ मतदाता। आप जानते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा है। ये अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी करीब 3 गुना है। ये पूरे यूरोप की कुल जनसंख्या से भी करीब 1.5 गुना है। अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो देश में आज उनकी संख्या करीब 10.5 लाख है। भारत का हर नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए हमारा चुनाव आयोग ऐसे स्थानों पर भी पोलिंग बूथ बनवाता है जहां सिर्फ एक वोटर हो। मैं चुनाव आयोग की सराहना करना चाहूंगा, जिसने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए। साथियों, आज देश के लिए उत्साह की बात ये भी है कि दुनिया के अनेक देशों में जहां वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 1951-52 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो लगभग 45% वोटर्स ने ही वोट डाले थे। आज ये आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। देश में न सिर्फ वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि टर्नआउट भी बढ़ा है। हमारे युवा वोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा मौके मिल सके, इसके लिए सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर भी कई प्रयास हो रहे हैं। कहीं लोग घर घर जाकर वोटर्स को मतदान के बारे में बता रहे हैं, कहीं पेंटिंग बनाकर, कहीं नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे हर प्रयास हमारे लोकतंत्र के उत्सव में अलग अलग रंग भर रहे हैं। मैं मन की बात के माध्यम से अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहूंगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वो इसे आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। आप ये हमेशा याद रखें कि आपका एक वोट देश का भाग्य बदल सकता है, देश का भाग्य बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 जनवरी को भारत की 2 ऐसी महान विभूतियां
विभूतियों की जन्म जयंती भी होती है, जिन्होंने अलग अलग कालखंड में देशभक्ति की मिसाल कायम की। आज देश पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। लाला जी स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी रहे जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाला जी के व्यक्तित्व को सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं किया जा सकता, वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य संस्थाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य सिर्फ विदेशियों को देश से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती देने का विजन भी उनके चिंतन का अहम हिस्सा था। उनके विचारों और उनके बलिदान ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी को भी श्रद्धापूर्वक नमन करने का दिन है। उन्होंने इतिहास के महत्वपूर्ण दौर में हमारी सेना का नेतृत्व कर साहस और शौर्य की मिसाल कायम की। हमारी सेना को शक्तिशाली बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान। मेरे प्यारे देशवासियों, आज खेलों की दुनिया में भी भारत नीत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले और देश में भली भांति के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी आयोजित। इसी सोच के साथ आज भारत में नए नए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इसमें देश के 5,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत में लगातार ऐसे नए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं जिनमें खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बना है बीच गेम्स का, जो दीव के अंदर उसका आयोजन हुआ। आप जानते ही हो, दीव केंद्र शासित प्रदेश है, सोमनाथ से बिल्कुल पास है। इस साल की शुरुआत में ही दीव में इन बीच गेम्स का आयोजन किया। ये भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स था। इनमें टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, पेंचक स्लेट, मलखम, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर और बीच बॉक्सिंग जैसे कंपटीशन। इनमें हर प्रतियोगी को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टूर्नामेंट में ऐसे राज्यों से भी बहुत से खिलाड़ी आए जिनका दूर दूर तक समुद्र से कोई नाता नहीं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल भी मध्य प्रदेश ने जीते, जहाँ कोई सी बीच नहीं है। खेलों के प्रति यही टेम्परामेंट किसी भी देश को स्पोर्ट्स की दुनिया का सरताज बनाता। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना है। फरवरी में आपसे फिर एक बार बात होगी। देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों से कैसे देश आगे बढ़ रहा है, इसी पर हमारा फोकस है। साथियों, कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूं। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूं। पिछले 7 वर्षों परीक्षा पे चर्चा, शिक्षा और परीक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनकर उभरा है। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए। मैं आपको बता दूं
कि जब हमने पहली बार 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया, तो ये संख्या केवल 22,000 स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए और परीक्षा के तनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत से अभिनव प्रयास भी किए गए। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हों। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन की बात के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।